बेबी बचिया जी, सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में पहली बार विधायक बनने हेतु हम सभी प्रेस भाइयों की ओर से बहुत शुभकामनाएं और बधाई। छोटा सा सवाल मेरा पहला ये कि आप पहली बार विधायक बने और सदन की कार्यवाही में आप भाग भी लिए, और जहाँ तक हमें संज्ञान है कि आपने खास तौर से उत्तर बंगाल के और साथ ही साथ आपके जो विधानसभा क्षेत्र हैं कर्सियों के भी प्रमुख मुद्दों को आपने उठाया। तो इस पर छोटी सी टिप्पणी आपसे मैं चाहूँगा कि कैसा रहा आपका पहला अनुभव। कुछ तीता है, कुछ मीठा है। पहले मीठे की बात करते हैं। मीठा ये कि मैं तो बतौर विधायक पहली बार सदन में बहस के लिए गया। इससे पहले लोग कहा करते थे, कभी किसी विधायक ने भी कहा था सदन में हमारे इशू रखने से मार्शल आ जाते हैं बोलकर, बोलने नहीं दिया जाएगा, पहाड़ के 2-3 विधायकों की आवाज़ वहाँ दब जाती है। ऐसा कई इस तरह का लेख भी लिखा गया है। तो मैं जब बतौर विधायक सदन में पहुँचा तो मेरे बैक मेमोरी में वो सब बातें थी। हाँ, हमको बोलने नहीं दिया जाएगा, हमारी बात अनसुनी होगी, कौन सुनेगा पहाड़ को। लेकिन ऐसा नहीं था। ये पहला विधानसभा सत्र है मेरा जीवन का जिसमें मैंने 4 बार मुझे बोलने का मौका मिला। राज्यपाल महोदय की जो अभिभाषण होती है, उस पर जब गवर्नर्स स्पीच में डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन में मैं बोला। उसके बाद जब बजट प्लेस हुई तो दूसरे दिन बजट के ऊपर जो डिस्कशन होता है उस डिस्कशन में भी मैं बोला। और ये वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो रेजोल्यूशन था उसके विरोध में भी मैंने बोला। और अंत में जाके फाइनेंशियल बिल पर भी मैं बोला। तो 4 बार बोलने का अवसर का मतलब होता है हमें बोलने दिया जाता है अगर हम बोलना चाहें तो ये अच्छी बात है कि मैं इन 4 बातों में बोला। लेकिन दुख की बात यह है कि अब जितने भी मुद्दे को हमने रखा था स्पष्ट रूप से उसका जवाब मुझे नहीं मिला। क्योंकि इस बार सरकार को थोड़ा पहले जैसा नहीं है। इस बार चुनौती तो है, पहले 3 विधायक थे बीजेपी से, तो अभी 74 विधायक हैं हम। तो 74 विधायक वहाँ सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं गए हैं, मुद्दे को रखने के लिए गए हैं। बंगाल से जुड़े कई सारे मुद्दे जिसको रखने के लिए गए हैं, अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे को रखने के लिए गए हैं। तो एक मतलब इस बार कम से कम हम लोग एक वाचडक की भूमिका में जरूर दिखाई दिए। तो जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो रहा था तो मैंने कुछ मुद्दे को उठाए थे उस अभिभाषण पर। जैसे मैंने कहा था कि राज्यपाल का अभिभाषण तो सरकार द्वारा दिया गया लिखा गया भाषण होता है, तो उसमें स्वास्थ्य साथी कार्ड का जिक्र किया गया था। तो मैंने उस दावे को असत्य करार दिया, क्योंकि जिस दिन विधानसभा सत्र शुरू हुई उसके ठीक एक दिन पहले मैंने अपने परिवार को सदस्य को खोया है। मृत्यु हुई है मेरे परिवार के सदस्य, और जिसका मृत्यु हुआ 5 दिन पहले मैं अस्पताल जाकर नर्सिंग होम जाकर उनके ट्रीटमेंट के लिए उनके स्वास्थ्य साथी को कार्ड को दिखाया था। लेकिन सिलीगुड़ी में किसी भी नर्सिंग होम ने जहां भी मैंने ले गया उस कार्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। और मैंने ठीक विधानसभा सत्र के एक दिन पहले अपनों को खोया है। उस गम को पूरी सत्यता के साथ मैंने विधानसभा में रखी।
और बताया कि ये जो स्वास्थ्य साथी कार्ड के दावे सरकार कर रही है, ये दावे बिल्कुल असत्य है। और जब स्वास्थ्य साथी कार्ड ही असत्य होती है तो ये द्वारे सरकार प्रोग्राम भी असत्य बन जाता है। ये तो चुनाव का एक दिखावा था। फिर मैंने वहाँ पर चाय श्रमिकों के जमीन के प्रजापट्टा के अधिकार पर मैंने बातें उठाई। बंद चाय बागानों में हमारे श्रमिक विपन्न स्थिति में रहते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है। ये तो बजट बन रहा है तो देश के हर नागरिक तक, वो अंतिम छोर तक बजट का सुविधा पहुंचना चाहिए। तो बंद चाय कमान में जो श्रमिकों की अवस्था है उनके ऊपर मैंने बातें रखी। मैंने ये भी कहा कि जीटीए क्षेत्र में 15 साल से कोई भी पंचायत, तो जीटीए में जो भी नागरिक रहते हैं पूरे क्षेत्र में, ये सिर्फ मेरी कर्शियांग विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है, मैं दार्जिलिंग कालिम्पोंग मिला के बोल रहा हूँ। तो 15 साल से पंचायती अधिकार से हमारे नागरिक वंचित हैं। मैंने इस बात को उठाया और इसी के साथ मैंने ये भी कहा, जब जीटीए का करार हुआ था, त्रिपक्षीय करार हुआ था, तो वह करार में भी जो करार हुई थी उस पर भी धोखा हुआ है, उस बात पर भी मैंने जिक्र की। और ये बजट बुक है, ये देखिए इस बार बजट में प्लेस किया गया है, बजट बुक है। इस बजट बुक में स्पेसिफिक पाड़ाए समाधान लिखा है। पाड़ा में समाधान, पाड़ाए समाधान। मैंने पूछा पाड़ाए समाधान तो है, लेकिन पहाड़ में राजनीतिक आग सुलगा हुआ है, पहाड़ समाधान कहाँ है? पाड़ाए समाधान আছে কিন্তু पहाड़ समाधान कोई। मैंने ये बात भी सरकार से पूछा। और उसके बाद मेरे इलाके में एक ऐसी जगह भी है जहां लोग बूंद बूंद पानी इकट्ठा करके पीते हैं। जब मैंने ये बातें सदन में बताया तो हमारे विरोधियों ने झूठा कहा मुझे। तब मैंने उनको उसी वक्त जवाब दिया, अगर सरकार कोई कमेटी बनाएगी तो उस कमेटी को मैं अपने क्षेत्र में लेके जाऊंगा, जहां पर लोग बूंद बूंद पानी इकट्ठा करके पीते हैं, वो मैं दिखाऊंगा। ये तक मैंने कहा। तो इसके अलावा मैंने जैसे औषधि बागान, हमारे जो मेडिसिनल प्लांटेशन है, DI फंडलैंड, इन सारी जगहों का जो प्रजापट्टा का अधिकार की बात है, मैंने ये बात उठाई। और फिर मैंने बजट स्पीच आया। बजट स्पीच में मैंने कुछ एक बातें रखा। जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों को मालूम है, त्रिवेणी कोविड अस्पताल से सिलीगुड़ी तक एक मरीज को एम्बुलेंस ने 20,000 रुपया से अधिक भाड़ा मांगा था, लिया था। उसके बावजूद वो मरीज जिंदा नहीं रहे। तो मैंने उस बात को भी सदन में रखा। और सदन में मैं ये रखा कि मैंने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो श्री NS निगम जी हैं, उनको मैंने उस बारे में और यहाँ के अस्पताल के बारे में और वहाँ के 20,000 जो एम्बुलेंस ने लिया उसके बारे में मैंने पत्र भी लिखा। ये भी मैंने सदन में दिखाया कि आप बताते हो कि सब मतलब बजट डिस्कशन में सरकार बता रही है कि हमने कोविड के रोगियों की ये हेल्प किया, वो हेल्प किया, एम्बुलेंस की सेवा दी, लेकिन मेरे क्षेत्र में 50 किलोमीटर की दूरी में 20,000 भाड़ा लिया गया। ये बात भी मैंने सदन को बताई। और फिर मैंने ये भी बताया, पहाड़ में किसान गाजर, मूली, बंदा गोभी, रायो साग, फूल गोभी, इन सब की खेती करते हैं, आलू। और वो जब सामान लेके यहाँ आते हैं रेगुलेटेड मार्केट में, सिलीगुड़ी में प्राइस रेगुलेट नहीं है, वहां पर कुछ आदमी उसका जो दाम तय करते हैं उसी दाम में छोड़ के जाना पड़ता है और वो कौड़ी के भाव होता है।
मार्केट का नाम रेगुलेटेड मार्केट है, सरकार ने रखा, लेकिन प्राइस रेगुलेट नहीं है। तो मैंने सरकार को बताया, मैंने सदन में बताया कि सिलीगुड़ी में जो हमारे किसान को न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है, सरकार का रेगुलेटेड प्राइस नहीं मिल रहा है, इसके पीछे एक सिंडिकेट सिस्टम है, जिस सिंडिकेट सिस्टम को यही सरकार प्रश्रय दे रही है, इसको बंद करना चाहिए, ये भी मैंने सदन को बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सदन को बताया, आज तक आप प्रेस वालों को भी मालूम है कि जीटीए एक ऑटोनोमस बॉडी है, यही मालूम है ना? जीटीए एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त एक प्रशासन है, उसके ऊपर किसी की हस्तक्षेप नहीं होगी सरकार की, ये कहा गया है ना, इसीलिए तो एग्रीमेंट हुआ। और जीटीए के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट भी है, लेकिन अचंभे की बात है, ये मेरे पास बजट बुक है। इस बजट बुक में मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। कृषि विभाग है, कृषि विपणन विभाग है, खाद्य व सरबराह विभाग है, बजट जो आवंटन किया गया वो दिखाया जा रहा है, इतना इतना दे रहे हैं। खाद्य प्रक्रिया रूप शिल्प उद्यम पलायन विभाग है, प्राणी संपद उन्नयन विभाग है, मत्स्य विभाग है, कितना कितना पैसा दिया गया सब लिखा हुआ है। पंचायत ग्रामोन्नयन विभाग है, सेच व जलपथ परिवहन विभाग, जल संपद अनुसंधान व उन्नयन विभाग, समवाय विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, विद्यालय शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कारीगरी शिक्षा, युवा कल्याण व क्रीड़ा विभाग, तथ्य व संस्कृति विषयक विभाग, जन शिक्षा प्रसार, जन स्वास्थ्य कारीगरी, परिवहन, पूर्त विभाग, भूमि व भूमि संस्कार, विद्युत विभाग, पौर व नगर उन्नयन विभाग, आवासन विभाग, महिला व शिशु विभाग, संख्या लघु विषयक, अनग्रसर, उपजाति उन्नयन, श्रम विभाग, स्वनिर्भर गोष्ठी, उत्तर बंग उन्नयन, सुंदरवन विषयक, पश्चिमांचल उन्नयन, स्वराष्ट्र व पार्वत्य विषयक विभाग, कर्मी वर्ग व प्रशासनिक, विपर्य व मोकाबिला एवं असामरिक प्रतिरक्षा विभाग, अग्नि निर्वापन व जरूरी परिसेवा विभाग, संशोधन प्रशासन, क्षुद्र छोटो माझारी शिल्पोद्योग, शिल्प वाणिज्य व शिल्पोद्योग, सरकारी उद्योग व शिल्पपूर्ण, पर्यटन विभाग, तथ्य प्रयुक्ति, उपभोक्ता विषयक, परिवेश विभाग, अप्रचलित व पुनरीकरण, विज्ञान व प्रयुक्ति एवं जैव प्रयुक्त, इतना विभाग है। इसमें जीटीए के लिए पैसा कहाँ आवंटन किया गया? पैसा तो राज्य सरकार से आती है, तो राज्य सरकार से पैसा आने का सिस्टम बजट में क्या है? अब इसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर स्वराष्ट्र व पार्वत्य विषयक विभाग है, तो क्या इसी विषय विभाग के अंतर्गत जीटीए में पैसा आता है? तो विभाग के अंतर्गत अगर पैसा आता है तो जीटीए स्वायत्त विषय नहीं है, जीटीए ऑटोनोमस नहीं है। मैंने ये मुद्दा भी सदन में उठाया, मैंने ये पूछा जीटीए के लिए अलग से बजट का प्रावधान क्यों नहीं रखा गया इसमें? मैं क्लियर बता देता हूं आपको, मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, मैं जीटीए का पक्षधर नहीं हूं, मैं जीटीए को नहीं मानता हूं, लेकिन आज जीटीए है, दार्जिलिंग में जीटीए है और उसके लिए बजट का अलग प्रावधान नहीं है, वो ऑटोनोमस बॉडी नहीं है जीटीए। सिर्फ जीटीए के नाम पर, ऑटोनोमस बॉडी के नाम पर पहाड़ के लोगों को धूल झोंका जा रहा है, चेहरे पर पर्दा लगाया जा रहा है, आंखों पर। तो इस चीज को भी मैंने सदन में उठाया और फिर मैंने वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के विरोध में भी कुछ बातें कही। मैंने कहा कि अभी राज्य सरकार फिनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रही है, राज्य का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पर कैपिटा डेब्ट काफ़ी बढ़ा हुआ है, प्रति व्यक्ति ऋण। तो ऐसे स्थिति में विधान परिषद का मतलब उसके सदस्यों का वेतन, भत्तों, आकस्मिक प्रभार, इस सब कारणों से सरकारी खजाने में परिव्यय अधिक होगा, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, फिर क्या होता है विधान परिषद, जो लोगों में लोकप्रिय नहीं होते हैं,
तथा जिन नेताओं को जनता नकार देते हैं, वोट में हरा देते हैं, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए ये विधान परिषद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये राज्य सरकार, राज्य का जो आर्थिक स्थिति है उसको और तोड़ेगा, इसकी कमर तोड़ेगी। इसका विरोध किया गया। बस देखिए, लोग बताते थे कि हमारी बात कोई सुनेंगे नहीं, लेकिन सदन में कहने का मौका मिला। इसके अलावा और कई सारी बातें मैंने पहाड़ के लिए, तराई के लिए, डुअर्स के चाय बागानों के लिए, बंद चाय बागानों के लिए, कई सारे और भी मुद्दे मैंने उठाए हैं। जब भी मैंने अभी स्पीकर को एड्रेस करके मैंने लिख के दिया है, मेरा जो भी भाषण है, चारों का चारों भाषण का टेक्स्ट कॉपी मुझे दिया जाए। जैसे वो कॉपी मिलेगा वो लोगों को सार्वजनिक करूँगा। लेकिन कुल मिलाकर मेरा अनुभव अच्छा रहा। जितनी भी मांगे आपने उठाई सदन में, उन मांगों पर सदन की ओर से कोई इस तरह की जवाब आपको मिला? जवाब तो क्या, वैसे अगर आप देखेंगे तो सदन में जब हम बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सत्ता वाले पूरा चिल्लाने लगते हैं, सुनने कोई तैयार नहीं होते। वो तो खैर सदन की प्रक्रिया है आज, मतलब वैसे ही प्रक्रिया तो है नहीं, लेकिन ऐसा बन चुका है देश में स्थिति, चिल्लाने की प्रवृत्ति राजनीति में। लेकिन मैंने सदन को इतना बताया कि इस पर हमारे मंत्री पार्थ चटर्जी ने कुछ मुझे जवाब भी दिया था कि मैंने बताया कि विपक्ष का मतलब सदन में सिर्फ विष उगलने वाला नहीं होता है। विपक्ष बहुत मायने में एक अच्छा पथ प्रदर्शक भी बन सकता है। ये सदन को याद करना चाहिए। ये मैंने बताया, सदन में ही बताया। तो अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें को हमने जिस तरह से रखा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब फाइनेंस बिल पर मैं बोल रहा था, मैंने 3 इश्यूज को जबरदस्त रूप से प्लेस किया। पहला ये था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चौरस्ता से, आपको मालूम है 2018 में, आई थिंक फरवरी महीने, चौरस्ता से दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी का रिमोट से उद्घाटन किया। और वो हिल यूनिवर्सिटी कहाँ बनने वाला था? जोगी घाट में। तो जोगी घाट तो मेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मैं तो वहां अक्सर जाता रहता हूं। तो अभी जोगी घाट में 2018 फरवरी में ओपनिंग हुआ हिल यूनिवर्सिटी का, तो अभी तक वहां एक पत्थर इधर से उधर हटाया नहीं गया। तो मैंने पूछा, अगर हिल यूनिवर्सिटी का बजट आवंटन ही नहीं हुआ था, उसका हेड ही नहीं बना था, फाइनेंशियल हेड, तो आपने ओपनिंग क्यों की? अगर इसका हेड बना था, बजट आवंटन हुआ था और आपने ओपनिंग किया होगा, तो अब तक, ये 2021 से 2018 की फरवरी की बात है, वो अब तक एक पत्थर भी इधर से उधर नहीं गए। ये सारा पैसा कहां गया, ये भी मैंने पूछा। और दूसरी बात मैंने ये भी पूछा, आप जब करसियांग की तरफ जाते हो, आप देखो कि रोहिणी के रास्ते में आप गिद्धे पहाड़ी पर देखो, वहां पर बहुत बड़ा टावर दिखाई देगा। वो टावर है रोपवे का, नीचे भी बना हुआ है टावर, ऊपर भी बना हुआ है टावर। कितना साल से वहां टावर खड़ा है, लेकिन रोपे है, रोप लगा हुआ है नहीं है। उस टावर में जंग पकड़ रहा है। मैंने कहा, बिना बजट आवंटन के तो वो टावर बना नहीं। अगर बजट आवंटन हुआ था तो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? इतने सालों से क्यों पड़ा हुआ है? अगर कंप्लीट होता तो उससे तो राज्य सरकार को रेवेन्यू मिलता। वैसे भी हम लोग लोन लेके राज्य को चला रहे हैं, थोड़ी कमा के तो नहीं चला रहे हैं, लोन लेके चला रहे हैं, तो उससे तो हमको पैसा आता राज्य में। लेकिन अगर बजट आवंटन हुआ था तो उसका पैसा कहाँ गया, अब तक क्यों कंप्लीट नहीं है, ये भी मैंने पूछा। और पहाड़, तराई और डुअर्स में कई सारे बंद चाय बागान है। मैंने उनको कहा, या तो इन बंद चाय बागानों को खोलने की कोशिश करो,
अगर नहीं खोल सकते हो तो कुछ ऐसे उद्योगों को उस जगह पर लेके आओ जहां पर 3,000 4,000 कर्मचारी को रोजगार मिल सके, जिससे राज्य को राजस्व मिल सके। कई सारे इंडस्ट्री होंगे ऐसे। लेकिन बंगाल तो देखिए इंडस्ट्री बनाने के लिए नहीं, इंडस्ट्री गंवाने के मामले में बहुत प्रख्यात है, विख्यात है। तो इन सारी बातों को सदन में रखा, कुल मिलाकर अनुभव अच्छी रही। आने वाले दिन में भी मैं अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रखता रहूँगा। बस जनता की आशीर्वाद जो मुझे मिला है वोट के तौर, उन्होंने जिस सपने के तहत मुझे वोट दिया है उस सपना को मैं कभी भी रास्ते पर नहीं रखूँगा, लेके चलूँगा। भैया जी, आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से लगातार उत्तर बंगाल को अलग राज्य घोषित करने की मांग आपके ही सांसद उठा रहे हैं, क्या आप भी इसके पक्ष में हैं? देखिए, दो बातें हैं। मैंने पहले भी कहा, आज के पश्चिम बंगाल में रहने से तो उत्तर बंगाल बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी एक बार मीडिया में कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कम्युनिटी ने दो चुनाव में हमें पहाड़, तराई और डुअर्स की जनता को कुछ राजनीतिक न्याय देने की बात कही है। मुझे विश्वास है 2024 से पहले वो कुछ करेंगे, देंगे। तो वो अगर राजनीतिक न्याय उस तरह से मिल जाए तो हमारे लिए वो बेटर है। अगर उत्तर बंगाल राज्य भी बन जाए तो भी देखिए, गोरखाओं की जो राजनीतिक मांग है, जो गोरखालैंड या कुछ भी अलग राज्य किसी भी नाम से, ये बहुत पुरानी मांग है। हमारे अलग अस्तित्व को लेके तो भारत स्वाधीन भी नहीं हुआ था, 1907 से गोरखा लोग चिल्ला रहे हैं। तो इस देश की ही सबसे पुरानी मांग है कि गोरखा अलग होना चाहते हैं। तो उत्तर बंगाल अगर कल को बने भी तो गोरखाओं का एक अलग राजनीतिक अस्तित्व केंद्र सरकार उसमें ठीक कर दे, उसमें तो मेरी आपत्ति है नहीं, क्योंकि गोरखाओं का राजनीतिक एक लाभ मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं इससे वो लाभ कहीं ना कहीं लाभ सिद्ध हो। गोरखाओं को अलग थलग करके अगर कुछ भी होगा उसको मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन बल्कि जी राज्य सरकार तो इसके विपक्ष में लगातार पुतले फूके जा रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार विपक्ष में है ये मुझे भी मालूम है, लेकिन राज्य सरकार संविधान से बड़ा तो है नहीं। राज्य सरकार उसी संविधान के तहत सरकार बनती है राज्य में, जो संविधान किसी राज्य को अलग कर सकता है। तो उससे तो बड़ा राज्य सरकार है नहीं, तो उनका तो विरोध होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, करने देंगे विरोध। वो उनकी डेमोक्रेटिक राइट है, मांगना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, अलग स्टेट मांगना ये हमारी डेमोक्रेटिक राइट है। देखिए, नहीं देने के बात करने का राइट उनको है, लेकिन संविधान तो सबके लिए बराबर है और संविधान में किसी राज्य को अलग करने का प्रावधान है। यानी कि 2024 से पहले इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है। देखिए, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि डेट बता सकूं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को एक न्याय मिलेगा 24 से पहले। मैं अभी बताया, मैं डेट नहीं बताऊंगा। इस पूरे क्षेत्र को एक न्याय मिलेगा और जबरदस्त रूप से मिलेगा। उसमें देखिए, अगर पीड़ित व्यक्तियों की बात करें, पीड़ित समूहों की बात करें, तो गोरखा पीड़ित है यहाँ, इसी के साथ राजवंशी भी पीड़ित हैं यहाँ, आदिवासी पीड़ित हैं, और कई जैसे रावा हैं, टोटो हैं, मेचे हैं, ये सभी तो यहाँ के जिनको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है उत्तर बंगाल में। तो सरकार जो कुछ भी देगी
जो कुछ भी करेगी सबको सोच के ही करेगी, अच्छा ही करेंगी, ऐसा लगता है। दूसरी चीज ये कि आप देखे होंगे बजय जी कि सिक्किम दार्जिलिंग एकीकरण की बात उठ रही है जी, इसके आप पक्ष में है ना विपक्ष में है? देखिए ये सिक्किम दार्जिलिंग एकीकरण की बात सुनते ही मुझे क्या लगता है, मुझे नींद नहीं आता है, बीमारी मेरी है, तो मैं बगल वाले कमरे को डक 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 करके उसको भी सोने न दूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। नींद न आने की प्रॉब्लम तो मेरी है, दवा लेना है या कुछ उपचार करना है मुझे करना है, उसके बदले मैं बगल वाले कमरे को हल्ला करके उसको भी सोने नहीं दे रहा हूं। मेरी अमन चैन लुटी हुई है, मेरी अमन चैन डिस्टर्ब है, इसके मतलब मैं किसी दूसरे का भी अमन चैन को डिस्टर्ब करूं। आज दार्जिलिंग में जो सिक्किम दार्जिलिंग विलय की बात छिड़ी है, एक छोटे से समूह ने उसको छेड़ दिया, तो उससे सिक्किम का अमन चैन खराब हो रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। सिक्किम का देखिए एक अलग इतिहास रहा है, ये भारत के साथ सिक्किम मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना है, 75 तक तो एक देश था। जब ये भारत में आया, जब मर्ज हुआ, तो इस सरकार ने सिक्किम को पूरी वचन दिया, आश्वासन दिया है, वो भी संविधान में आर्टिकल बना के 371A कि हम आपको पूर्ण तरह सुरक्षित रखेंगे। उस सुरक्षा को तोड़ने वाले हम कौन होते हैं? हम तो 371F के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं। और जो लोग बता रहे हैं कि दार्जिलिंग सिक्किम की भूभाग थी, और जो बोल रहे हैं कि ये गोरखाओं को यहाँ अत्याचार हो रहा है तो हमको वहां जाना चाहिए, कालिम्पोंग तो सिक्किम का भूभाग नहीं है, फिर डुवर्स तो सिक्किम का भूभाग नहीं है, फिर तो उसको कैसे मर्ज करोगे फिर सिक्किम में? उसके साथ तो इतिहास जुड़ता ही नहीं है। जब उसको मर्ज नहीं कर सकते हो तो आप दार्जिलिंग के लोग वहां पर जाके मर्ज हो जाओगे, और क्या कालिम्पोंग और डुवर्स में गोरखा नहीं रहते हैं? उनको न्याय नहीं चाहिए? ये फिजूल की बात है, क्यों करना है? उनका अमन चैन उनके साथ रहने देना चाहिए। मैं सिक्किम दार्जिलिंग मर्जर के खिलाफ हूँ। मजिया जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल हुए हैं जी, उसमें कूच बिहार से मंत्री बनाया गया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व का मौका दिया है, लेकिन पहाड़ इससे अछूता है। आपको नहीं लगता है कि गोरखाओं की भावना और पहाड़ के लोगों में थोड़ी सी ये भावना है कि हमें दरकिनार करने की कोशिश हुई है? बिल्कुल दरकिनार किया गया नहीं है, नहीं है। आप इस चीज को मान के रखिए। आज उत्तर बंगाल से 2 मंत्री बने हैं, हम खुश हैं, क्योंकि उत्तर बंगाल वंचना का शिकार थी, राज्य सरकार से वंचना का शिकार था। आज उस जगह से 2 मंत्री केंद्र में हैं, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैंने पर्सनली निशीत प्रामाणिक जी को और जॉन बारला जी को मैसेज करके उनको बधाई भी दी मैंने। लेकिन राजू जी के मामले जो उठा अभी दार्जिलिंग में, मैं इसको मानता नहीं। इसलिए नहीं मानता हूँ कि निशीत जी, जॉन जी जब सिर्फ एक सांसद ही थे, उस वक्त उससे बहुत पहले राजू जी को नेशनल स्पोक्स पर्सन बनाया गया, संबित पात्रा जी के समकक्ष में लेके आया गया। तब तो फिर नीचे तो आवाज नहीं उठा डुअर्स में कि हमारा एमपी को नहीं मिला बोल के, हाँ? ऐसा तो नहीं हुआ। एक नेशनल स्पोक्स पर्सन का मतलब पूरा पार्टी का, देश को एक जो पॉलिसी होता है, उस पॉलिसी को लेके चलने की एक जिम्मेदारी हमारे सांसद राजू बिष्ट को दिया गया है। इससे बड़ी फख्र की बात और क्या हो सकती है? ये बहुत फख्र की बात है। मिनिस्टरशिप एक विशेष डिपार्टमेंट का होता है, इनका तो सारा देश में एक पॉलिसी को लेके चलना है, ये बहुत बड़ी फख्र की बात है। और दूसरी बात, अब मान लीजिए अगर कल को राजू बिष्ट जी किसी मंत्रालय में मंत्री हो भी जाते तो क्या होता है? उस मंत्रालय में वो व्यस्त रहते हैं, यहाँ उनका आना कम हो जाता। तो हमारी जो आवाज है, पहाड़ की आवाज जो दिल्ली में पहुंच रही है,
वो तो बाधित हो जाता ना फिर। मिलना जुलना अभी जिस तरह से लोगों के साथ है वो तो नहीं होता। और जब मुझे लगता है राजू जी भी इससे खुश हैं, उनका काम करने का दायरा बहुत बड़ा है। अभी मंत्रालय में दायरा छोटा हो जाता था उनका, बहुत बड़ी दायरा में, क्योंकि नेशनल स्पोक्सपर्सन मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये होते हुए देखिए राजू जी के पास जो कैपेसिटी है, भारतीय जनता पार्टी उस कैपेसिटी को समझती है। पार्टी के पास तो हर एक का जानकारी होता है ना, इसीलिए उनको एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। वो बहुत क्षमतावान एक व्यक्ति है। तो मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि राजू जी हमारे पास उतना ही समय दे पाएंगे जो कल दे रहे थे, क्योंकि आज भी वो वही नेशनल स्पोक्सपर्सन में आते रहेंगे और हमारी मुद्दों को, गोरखा जन की जो समस्या है इसको, उत्तर बंगाल की जो समस्या है इसको वो केंद्र में बार बार प्रस्तुत करते रहेंगे। वो हमारे और केंद्र सरकार के बीच में जो एक ब्रिज बन के रहे हैं, ये एक बहुत मजबूत कड़ी है यहाँ की विकास के लिए, यहाँ की आवाज़ के लिए। राजू बिष्ट एक बहुत मजबूत कड़ी है, इससे उनको मंत्री मिलना न मिलना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम सवाल ये कि जीटीए चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी हैं जी। क्या भाजपा भी कब शुरू करेगी या नहीं करेगी? मैंने अभी भी कुछ देर पहले बताया कि मैं जीटीए के पक्षधर नहीं हूँ, और मैं जिसका पक्षधर नहीं हूँ, नेपाली में एक कहावत है, जुन गांव जानु छैन त्यो गाउँको बाटै नसोध्नु। यानी कि जिस गांव में मुझे जाना ही नहीं है उस गांव का राह कौन सा है मैं पूछूंगा ही नहीं। सर, क्षेत्रीय पार्टी सांसद राजू बिष्ट को राजीनामा देने का बात कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कौन क्षेत्रीय पार्टी कह रहे हैं? जो नोटा से भी कम वोट लेके आए हैं, उनका क्या अधिकार है? मैंने पहले इसका जवाब दे चुका हूं। मैं उनका कोई अधिकार ही नहीं बनता है। हाँ, जिसने राजू बिष्ट को मतदान देके जिताया है वो कुछ पूछ सकता है कि आप हमारे लिए क्या बोल रहे हो। जो लगातार उनको हराने में लगा हुआ था वो क्या पूछेंगे हमसे? क्यों वो राजीनामा क्या मांगे? 7 लाख से ऊपर वोट मिला है, ये रिकॉर्ड मार्जिन है। इसका मतलब जिन्होंने आवाज उठाया उनको दार्जिलिंग के जनता ने नकार दिया है, नोटा से भी नीचे उतार दिया है। उनको सबसे पहले अपना ऊंचाई पता होना चाहिए, उस ऊंचाई में बैठ के ही बातें करना चाहिए। और उनके राजीनामा मांगने या न मांगने से कुछ होगा नहीं। ये तो डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट है। राजू बिष्ट आज पश्चिम बंगाल में, उत्तर बंगाल में तृणमूल पार्टी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है, थ्रेट है। राजू बिष्ट कुछ अच्छा करेंगे उत्तर बंगाल को, ये जानते हैं तृणमूल वाले। राजू बिष्ट का राह में रोड़ा अटकाना चाहते हैं तृणमूल वाले। जब तृणमूल ये चाहता है और उसी के बगल में अगर कोई राजीनामा का डिमांड कर दे तो इसमें बहुत कुछ जोड़ कर देख करते हैं। सर, बहुत समय पहले विधानसभा चुनाव के पहले ये बताया गया था स्थानीय राजनीतिक समाधान के मुद्दे के बारे में, ये कब तक पूरा होगा? वो मैंने कुछ देर पहले यही बताया ना आपको। दिल्ली को सब मालूम है, यहाँ पर जितने भी समस्याएं हैं उत्तर बंगाल में, कामतापुरी समस्या है, एक कुछ स्लीपर सेल भी है, गोरखालैंड की बात है, बहुत सारी समस्याएं हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द ही सबको कुछ अच्छा समाधान देगी, सबको संतुष्ट करेगी, मैंने बता दिया। और जहाँ तक गोरखाओं का राजनीतिक अस्तित्व, अस्मिता का सवाल है, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। सब काम तो बाहर बताया नहीं जा सकता है, कुछ अंदर ही अंदर पाइपलाइन पर काम चल रहा होता है। तो गोरखाओं के मुद्दे पर भी दिल्ली सरकार सोच रही है। जो कुछ भी होगा सबके लिए अच्छा होगा, सबके लिए भला होगा। थैंक यू। 50 से 70%
कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. दवाइयों से छुटकारा, एल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ, मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। एल्कलाइन पानी के फायदे: डायबिटीज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। के तपाई मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाई भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180, सिटी सेन्टर मल, ब्लक जी, अफिस नम्बर 426, सिलीगुडी। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा एउटा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? गुरुवैद्य डाक्टर केन्सिया गल स्टोन, किडनी स्टोन, UTI, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, र्युमेटॉइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिभर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। सर तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848।